हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो नंबर सेकंड। जैसा अगर हम बात करें, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। रीजन हमने बात किया था कि क्या रीजन है कि हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो हमको माइक्रोवेव रीजन में ऑब्जर्व होता है। किसमें भैया? माइक्रोवेव रीजन में हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। इसी रीजन की वजह से हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम में हमने बात किया था, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में, हमने बात किया था कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे। जहां पे हमने आपको सब कुछ बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रा उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑब्जर्व होंगे जहां पे आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डायपोल एग्जिस्ट करते होंगे। क्या भैया? डायपोल एग्जिस्ट करते होंगे या मॉलिक्यूल हमारे क्या होते होंगे? पोलर होते होंगे। अब हमने इतनी बातें आप सबसे कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने बताया था जो CO2 मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल होता है। लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से अगर हम बात करें, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन मिलता है और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है या कैलकुलेट करेंगे तो आपको जीरो डायपोल मोमेंट मिलेगा और ये आपका क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हम आपको और दूर करना चाहेंगे। जैसे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें भैया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जितने भी मॉलिक्यूल्स अपने रेगुलर ज्योमेट्री को रखते होंगे, रेगुलर ज्योमेट्री को रखते होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मूवमेंट होगा, उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो किसको इक्वल होगा भैया? उसके जीरो के इक्वल हो जाएगा और वो सभी मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्या मॉलिक्यूल कैसा है भैया? sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है? ab2 टाइप्स का है। क्या भैया? ab2। अब यहाँ पे देखिए AB2 टाइप्स का है, तो यहाँ पे इसके पास क्या किसी प्रकार का लोन पेयर है? नहीं, सभी इसके बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं मॉलिक्यूल कैसा ज्योमेट्री रखेगा? लीनियर ज्योमेट्री रखेगा। या शेप की बात करें, शेप हमारा क्या होगा? लीनियर होगा। अगर यहाँ से हम आपसे डायपोल मूवमेंट पूछेंगे, आप कहेंगे भैया डायपोल मूवमेंट इसका क्या है? जीरो है, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया भैया? नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया था CO2। अगर हम बात करते हैं SiO2, इन सभी मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट आपका क्या होगा? जीरो होगा। मॉलिक्यूल सब नॉन पोलर होंगे। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, जितने भी मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्यों कैसा हो जाएंगे भैया? sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल होता है। क्या होता है भैया? ट्राइगोनल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई? हमारे प्लेनर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या है हमारे भाई? ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर यहां से हम आपसे पूछें इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? इसका भी डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें BF3, आपका क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें क्या BF3 इज पोलर मॉलिक्यूल? नहीं, BF3 हमारा क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बात करें, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा टेट्राहेड्रल होता है। हमारा कैसा होता है भैया? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखने वाले मॉलिक्यूल्स की, तो इनके पास भी डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है? जीरो होता है। टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे भी क्या है? म्यू इक्वल टू जीरो। और जब म्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर हो गया। मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर। और नॉन पोलर होने की वजह से ये सब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, आप कर सकते हैं CH4। अगर CH4 की बात कर दें या CCl4, ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करने वाले नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी मॉलिक्यूल sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे भैया? sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कैसा हो जाएगा? आपका यहाँ पे ट्राइगोनल पाइपिरामिडल अगर हम बात करें तो B A और ये A हो गया, ये आपका A हो गया। ये क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखिए जितने मॉलिक्यूल आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर रखते होंगे, बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर रखते होंगे, उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। और ये सब मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें PCl5। ठीक है भैया। नेक्स्ट अगर हम बात करें और लास्ट अगर हम बात कर देते हैं, इसी प्रकार आप सब समझ लीजिएगा कि sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका बी, ए और ए और ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम देंगे भैया, ऑक्टाहेड्रल, या इसी को स्क्वायर बाय पिरामिडल कहते हैं। यहाँ पे भी आपका म्यू इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, एग्जांपल SF6। अब यहाँ पे देखिए ये सब मॉलिक्यूल्स बताने का रीजन क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्या रीजन है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट हमने देखा 0 है, मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, नॉन पोलर है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से मॉलिक्यूल्स शो करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, वो सभी मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और उन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर इन सभी मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री के अंदर, इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्री के अंदर अगर जरा सा भी कह सकते हैं डिस्टॉर्शन होता है, वो सब क्या होंगे, सभी पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ए बी इस प्रकार है आपका, ये आपका प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे कोई भी एक सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया, ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है, और डिस्टॉर्शन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गए, प्लेनर हो गए। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एडजेसेंट लिगेंड है या जो लिगेंड प्रेजेंट है, जिन सेंट्रल एटम से जो एटम लिंक्ड है, वो सब हमारे सेम टाइप्स के एटम है। हमने कहीं भी अब BF3 की बात किया है, CCl की 4 की बात किया, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें CFCl3 की बात कर रहे हैं, तो अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि क्या यह मॉलिक्यूल पोलर है, क्या यह मॉलिक्यूल पोलर है, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या यह मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। अब भैया यह मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोरीन है और 3 क्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और जब नेट चार्ज 0 के इक्वल नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट हमारा भी 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या होंगे, डायपोल मोमेंट शो करेंगे, और सब मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है कि जिस मॉलिक्यूल्स हमने बात किया ये सेम टाइप्स के एटम से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे एटम डिफरेंट हो गया, जब एटम डिफरेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगी देन हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं आप कह देंगे भैया CFCl2 ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी कैसा है भैया, देखिए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो क्या ये हमारा पोलर है कि नहीं पोलर है। आप कहेंगे भैया यहाँ पे पोलरिटी एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे पोलरिटी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने उन्हीं कंडीशन में बताया कि जब हमारे सेम टाइप्स के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब हमारे सेम टाइप्स के एटम जुड़े हुए देन हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पोलर हो गया, सॉरी नॉन पोलर हो गया। और डिफरेंट टाइप्स के अगर एटम जुड़ गए तो मॉलिक्यूल हमारे क्या हो जाएंगे, पोलर हो जाएंगे। तो कुछ कंडीशंस को आप ध्यान रखिएगा, किस कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा और किस कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। इसी को हमने नहीं बताया था, तो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसको और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे हम मॉलिक्यूल्स को पहचानेंगे कि हमारा डायपोल मोमेंट 0 होगा, कैसे नहीं होगा। अब इसमें जब डायपोल मोमेंट पढ़ाया जाएगा देन आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे नेट डायपोल 0 कैसे हो रहे हैं, सब एक दूसरे के रिजल्टेंट चार्ज को एक दूसरे से कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से U2 के माध्यम से या AB2 टाइप्स की बात करें, जैसे A और ये क्या है, B से अटैच्ड है। अब आप देख सकते हैं ए से इधर भी B और इधर भी B अटैच्ड है। जब दोनों सेम टाइप्स के लिगेंड हैं या दोनों सेम टाइप्स के एटम एक देख सकते हैं, जब हमारा B इधर से भी अटैच्ड है और B यहाँ पे, जितना चार्ज B लगाएगा, जितना चार्ज B के पास इधर नेगेटिव में है, दोनों चार्ज हमारे क्या है, अपोजिट हैं, और ये दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। कुछ कह सकते हैं कि जब दोनों तरफ फोर्स इक्वल लगेगा तो देन हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जो सेपरेशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। इसीलिए मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आइए आज हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अब देखिए थ्योरी से आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे रिजिड रोटर थ्योरी। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा रिजिड रोटर थ्योरी। थोड़ा सा हमने आपको बैक में जाके जो चीजें कल एक्सप्लेन नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम उन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। रिजिड रोटर थ्योरी में हम कौन से मॉलिक्यूल्स सॉरी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से मॉलिक्यूल्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रिजिड रोटर थ्योरी। रिजिड रोटर थ्योरी क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें रिजिड रोटर थ्योरी, अब यहां पे देखिए अगर हम बात करें रिजिड रोटर थ्योरी, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजिड रोटर क्या होता है। अगर हम बात करें रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है भैया? ठोस। रिजिड का मतलब क्या होता है? ठोस। और ठोस का यहाँ मतलब हम ठोस से नहीं समझेंगे, यहां से समझेंगे फिक्स्ड समझेंगे। किससे समझेंगे भैया? फिक्स्ड। जब कोई चीज हमारा फिक्स्ड होता है देन उसे हम क्या कहेंगे? रिजिड है। जैसे कहने का मतलब अगर हम कोई भी एटम ले लें, कोई भी एटम ले लें, या हमारे पास सीधा एक बढ़िया एग्जांपल है डस्टर। यहाँ पे सीधा एग्जांपल क्या ले लेते हैं? डस्टर। डस्टर हमारा क्या है? रिजिड है। इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर आप कह सकते हैं कि मोबाइल फेज में नहीं है, मूवमेंट के फेज में नहीं है। सभी एटम्स हमारे क्या है? रिजिड है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है, आपको मालूम है कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम मान लेते हैं ये देखिए ये मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक। अगर हम मान लेते हैं होमोन्यूक्लियर है और एक हम मान लेते हैं हेट्रोन्यूक्लियर है। अब बताते हैं कि अगर जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो चाहे ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, तो ये एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बंधे हुए हैं। क्या है? फिक्स डिस्टेंस पे। और जो इनकी जो बॉन्ड है इसी को हम कहेंगे रिजिड बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है भैया? रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब अब इस बॉन्ड में किसी भी प्रकार की कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होने वाली है, या हम ना इसको कंप्रेस करने वाले हैं ना इसको इलोंगेट करने वाले हैं। तो बॉन्ड हमारा कैसा है? ये रिजिड है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रोटर। रोटर का यहाँ मतलब होता है कि रोटेशन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशन की। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात कर दें कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलांग, ये हम मान लेते हैं एक्सिस, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलांग अगर इसको हम क्या कर दें? मूवमेंट कर दें, इसको हम घुमाने लगे, देन ये क्या हो जाएगा? रोटेशन करने लगा। जैसे अगर हम बात कर दें, ये देखिए ये हमारा क्या है? मार्कर है, और यहाँ पे हमने इस मॉलिक अपनी उंगली को इसके चारों तरफ घुमाना शुरू किया। ये क्या है? एक रोटेशन। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलांग हमारा जो उंगली है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक्सिस क्या है? मार्कर से हमारे उंगली की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? एक्सिस होगी। एक्सिस के अलाउंग हमारा उंगली क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। यही क्या हो गया? रोटेशन हो गया। रोटेशन करने का मतलब जब हम किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं देन इट इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजिड रोटर थ्योरी जो कहता है, यहाँ पे हम कोई भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल हमारा ए है और ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है? बी है। ये मॉलिक्यूल ए है और ये मॉलिक्यूल हमारा बी है। अब मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, देन इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं। इसको हम किसी एक बॉन्ड से क्या कर देते हैं? मान लेते हैं इनके बीच का जो न्यूक्लियस पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल r मान लेते हैं। अब देखिए, अब इनके बीच ये हमारा एक सेंटर पॉइंट है, ये क्या है? एक्सिस है, जिसके अलोंग अब हम इनको क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। जिसके अलावा हम इनको क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। अब ये बताइए, मान लेते हैं सेंटर से जो एक्सिस है, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और इसकी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? r2 मान लेते हैं। क्योंकि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिया? दो एटम रख लिया, दो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल रख लिया। अब एटम रखने के बाद हमने उनके बीच में एक सेंटर एक्सिस डाल दिया। एक्सिस डालने के बाद हम मान लेते हैं वो एक्सिस हमारे सेंटर पे नहीं है। कहने का मतलब मान लेते हैं ये देखिए, अगर ये दोनों डिस्टेंस की बात करें, अगर ये हमारा डिस्टेंस मान लेते अगर 10 मीटर होता, अगर ये 10 मीटर होता, अगर हम यहाँ बीच में से इसको क्या करते? डिवाइड कर देते, तो कहते ये हमारा क्या है? 5 मीटर है और ये भी हमारा क्या है? 5 मीटर। लेकिन हमने इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिया, हमने जो एक्सिस लिया आगे और पीछे ले लिया। कहने का मतलब ये क्या हो सकता है? 4 मीटर हो और ये हो सकता है 6 मीटर हो। हाँ, तो अब इससे हमने क्या मान लिया? r1 मान लिया, इसे हम क्या मान लिया? r2 मान लिया। ठीक है। उसी प्रकार हमने जो सेंटर ऑफ एक्सिस से, जो हमारा एक्सिस है, उससे हमने मान लिया ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। अब ये बताइए, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये हमारा सेंटर हो गया, एक एटम इधर है और एक एटम इधर। अब हमने दोनों एटम्स को घुमाना स्टार्ट कर दिया। अब एक्सिस के अलॉन्ग जब ये रोटेशन करेंगे, ये बताइए जब ये मूवमेंट करेंगे, हम मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल इधर गया, देन मॉलिक्यूल ये इधर आएगा, फिर मॉलिक्यूल इधर गया, देन मॉलिक्यूल क्या हो गया? इधर आया।
हाँ, अब यह देखिए, इसी को हम क्या कहें, रिजिड रोटर। इसी को क्या कहेंगे, रिजिड रोटर। अब ये जो एक्सिस से, अगर अब देखिए जो एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है, एक्सिस इसका डिस्टेंस r2 सॉरी r2, एक्सिस से इसका डिस्टेंस r2 है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है। अब ये क्या करिए, अपने इस एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट करना शुरू करिए। अब जैसे ये एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट करेंगे, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, उस मॉलिक्यूल्स को बैलेंस्ड करेगा। या फोर्स क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, बैलेंस्ड करेगा। बैलेंस करने का मतलब, अब मॉलिक्यूल जब एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, अब इन दोनों के मॉलिक्यूल जब एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, तो एक्सिस से मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम करेगा एक्सिस से मॉलिक्यूल्स के बीच, हम मान लेते हैं वो क्या होता है, ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, जब हमारे एटम्स क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के, देन उनके बीच एक क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, जिससे क्या करते हैं, एटम्स की जो न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बैलेंस्ड किए रहते हैं। क्या करें, एक बैलेंस्ड करें। तो वो किसके अलॉन्ग लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग लगेगा। वो किसके अलॉन्ग लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग लगेगा। ठीक है, अब हम लोग रिजिड रोटर थ्योरी को इसी प्रकार समझेंगे। रिजिड रोटर थ्योरी को हम लोग इसी प्रकार समझेंगे। आइए एक बार बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन इस थ्योरी को कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर किस प्रकार रिजिड रोटर वर्क करता है, और इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को, इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड रोटर मॉलिक्यूल्स। आइए अब हम अपनी हेडिंग डालते हैं, रिजिड रोटर थ्योरी। रिजिड रोटर, रिजिड रोटर थ्योरी हमने हेडिंग डाली है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया रिजिड रोटर क्या होता है। रिजिड रोटर अगर हम यहाँ पे डिफाइन करने की बात करें, when in a rotor the internuclear distance remains constant then it is known as rigid rotor। कहने का मतलब, जब कोई मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे, रिजिड रोटर कहेंगे। अब यहाँ पे हमने बात किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या बताया, मान लेते हैं हमारे पास दो एटम है। हाँ भैया, एक एटम हमने बड़ा मान लिया, एक एटम थोड़ा सा छोटा मान लिया, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस पॉइंट है, ये भी इसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस हमको मिल रही है, वो क्या मिल रही है भैया, वो हमको मान लेते हैं वो स्मॉल आर है। वो क्या है भैया, स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मॉलिक्यूल्स का हम मास मान लेते हैं m1 है, इस मॉलिक्यूल का मास m2 है। अब बताते हैं यहाँ पे ये क्या करें, किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेंगे। इस एक्सिस को हम मान लेते हैं आपका ये। अब इस एक्सिस से मान लेते हैं m1 एटम्स की दूरी क्या है, r1, और m2 एटम्स की दूरी क्या है, r2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं एक्सिस के लॉन्ग इस डायरेक्शन में, देन इस मॉलिक्यूल एक्सिस के लॉन्ग इस डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। देन आपका यहाँ पे ये भी क्या है, एक्सिस है। अब इस एक्सिस से इसको हम मान लेते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे हम क्या मान लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इतना हमने क्या किया, एज्यूम किया। इन सभी चीजों को हमने क्या किया, एज्यूम क्या किया, हमने मान लिया कोई भी एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिया जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से r1 डिस्टेंस पे, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से r2 की डिस्टेंस पे, और जो टोटल डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच वो क्या है, r है। ठीक है, अब बताइए, अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैलकुलेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर बॉडी जो होता है mr स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर बॉडी, ये किसके इक्वल होता है, mr स्क्वायर के इक्वल होता है। अब बताइए, जब मॉलिक्यूल हमारा किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और बॉडी m1 और m2 है, तो देन अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल टू हम कहेंगे m1 r1 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां से देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा, फार्मूला बनेगा।
अब हम किसी भी रिजिड रोटर मॉलिक्यूल्स का आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं जिससे हमें आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अगर इसको लिखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर बॉडी, और हमारे पास क्या है आई इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हमारे पास हमें क्या करना है, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बताइए अगर यहां से हम बात करें, अगर हमें अब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूले को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल ये बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग, यहाँ पे देखिए अब मॉलिक्यूल क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। जब रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मॉलिक्यूल जब रोटेट कर रहा है वो एक दूसरे से क्या है, फिक्स्ड है, वो क्या है एक दूसरे से बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होते तो मॉलिक्यूल्स क्या करता, फॉल डाउन कर जाता। मॉलिक्यूल अगर बैलेंस्ड ना होता, बैलेंस कंडीशन में ना होता तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता, फॉल डाउन हो जाता। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेशन कर रहा है, जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेशन कर रहा है उनके बीच में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड बैलेंस बना हुआ है। वो बैलेंस अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स हमारा क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन हम कह सकते हैं m1 r1 इक्वल टू m2 r2। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या कर रहा है, बैलेंस्ड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या है, बैलेंस्ड है। और बैलेंस नहीं होता तो मॉलिक्यूल क्या होता, फॉल डाउन कर जाता है। अगर मॉलिक्यूल बैलेंस्ड है, आप खुद सोचिए अगर ये झूला है, अब यहाँ पे देखिए एक आदमी को इधर बैठा दें और एक आदमी को इधर बैठा दें, जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, और जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अगर इसका डाउन होगा ज्यादा होगा तो ये ऊपर, इसका ज्यादा होगा तो ये ऊपर। अगर दोनों कंडीशन पे ये दोनों क्या है, बैलेंस्ड है, इसका मतलब जो जितना इसका फोर्स है, जितना इसका मास लग रहा है उतना ही मास इसका भी है, उतना ही मास इसका भी है। तभी तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को बैलेंस्ड किए हुए हैं, तभी तो ये मॉलिक्यूल बैलेंस किए हुए। हमने मान लिया ये मॉलिक्यूल क्या किया, एक दूसरे को बैलेंस किया, क्योंकि इनके बीच क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर एक लाइन लिखनी चाहे तो हम लिख सकते हैं, सिंस द मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड, since the molecule is balanced, molecule is balanced along the इसके center of gravity, along the center of gravity, then m1 r1 is equal to m2 r2। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। हाँ भैया, आइए ठीक है। अभी बताइए अगर हम बात करें जो टोटल डिस्टेंस हमारा r है, टोटल डिस्टेंस r इक्वल टू r1 प्लस r2, ये है ना भैया, r इक्वल टू r1 प्लस r2, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। हाँ ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये हमारा, क्या भैया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके इक्वल है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भैया r इक्वल टू r1 प्लस r2। अब यहां से देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या होगा, अगर हम यहां से r1 की वैल्यू को निकालें और देन r2 की वैल्यू निकाल दें, R1 और R2 की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अभी यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अगर इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 से R1 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं भैया, निकाल सकते हैं m2 r2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, और R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 r1 अपॉन m2, ये मिला। आइए सबसे पहले हम एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, R1 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या भी है, m2 r2 अपॉन m1 प्लस r2, यही है ना भैया। अब बताओ R इक्वल टू, अब यहाँ R2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, m2 r2 प्लस m1 r2 अपॉन m1। अगर R इक्वल टू m2 r2, अब यहाँ से R2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1, हाँ इंटू r2 अपॉन m1, मिला ना भैया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, कि m1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में r, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r, यही हो जाएगा ना भैया। ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू होगी। उसी प्रकार अगर हम R1 की वैल्यू यहाँ पे R2 की वैल्यू पुट कर दें, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में,
सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब हम किसकी वैल्यू करें, r2, और r2 वैल्यू क्या है, m1 r1 अपॉन m2, तो क्या है r1 प्लस m1 r1 अपॉन m2, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r1 प्लस m1 r1 अपॉन m2। अब यहाँ से r इक्वल टू r1 अगर हम कॉमन ले लें तो लिख देते हैं m2 प्लस m1 अपॉन m2 इन ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा, r1 हमारा कॉमन हो जाएगा। देन r1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट एंड r, ये मिल गया। ये हमारे पास क्या है, r1 की वैल्यू मिल गई और ये हमें r2 की वैल्यू मिल गई। अब भैया जैसी r1 और r2 की वैल्यू मिल गई, हम इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख दें। किसमें रख दे भैया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखेंगे, हम जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे हम क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू क्या रख सकते हैं, i इक्वल टू m1 इंटू r1 का होल स्क्वायर। r1 क्या है भैया, ये देखो m2 अपॉन m1 प्लस m2, हाँ भैया ये देखो का होल स्क्वायर इंटू r का होल स्क्वायर, यही हुआ ना भैया, इस पूरे इक्वेशन का क्या हो गया, होल स्क्वायर। m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस m2 के बाद इसका पूरा इक्वेशन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए भैया m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर मिला, m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, इतना वैल्यू हमको मिल गया। हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, अगर क्या हमें कुछ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है क्या भैया, अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें हम लिख सकते हैं i इक्वल टू, हाँ अगर इसको हम लिख दें क्या, कि अगर इसको हम लिख दें m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू, हाँ भैया अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहां से इसलिए लिख दें क्योंकि यहां से में एक टर्म कॉमन हो जाएगा। देन अभी हमारे पास क्या है m2 देन r स्क्वायर, ये हुआ। ऊपर हमने क्या किया, m2 को 2 बार लिख दिया, m2 इंटू m2 देन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर m1, ठीक, किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक वैसा भी m2 देन m1 देन m1 अपॉन, अब यहां पे कर सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर देन r स्क्वायर, हो गया भैया। अब ये बताओ i इक्वल टू, अब हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बहुत कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर m1 m2 कॉमन ले लें अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन का होल स्क्वायर, देन हमें बचा क्या, देखो m2 प्लस m1 देन r स्क्वायर, यही बचा ना भैया। यहाँ पे देखो m1 m2 को हमने एक तरफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देन क्या बचा m2 प्लस m1 इंटू r स्क्वायर, ये भैया ये देखो कुछ कट रहा है क्या, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 का एक पावर कट गया। देन हम कह सकते हैं i इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया इंटू r स्क्वायर मिला। ये वैल्यू जब ये वैल्यू कट गया तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं i इक्वल टू म्यू r स्क्वायर। i इक्वल टू क्या हो गया, म्यू r स्क्वायर, where mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2 known as reduced mass, ये हमारा क्या होता है, reduced mass। this is the moment of inertia of a heteroatomic molecule of rigid rotor। इसका भैया रिजिड रोटर का हमारे पास फार्मूला क्या आया, I इक्वल टू म्यू r स्क्वायर, यहाँ पे म्यू हमारा क्या हो गया, रिजिड रोटर हो गया। अब इसके थ्रू हम m1 m2 का जो मॉलिक्यूल है हम इसका मास रख दें, हम लोग क्या रख दें, अगर यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें दोनों मॉलिक्यूल से अगर हमें मासेस पता होंगे प्लस r स्क्वायर उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा ये पता होगा, देन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 की वैल्यू इक्वल हो गई, अगर m1 और m2 की वैल्यू इक्वल हो गई देन हम क्या लिख देंगे, रिड्यूस मास में m1 इक्वल टू m2 कर देंगे, क्या कर देंगे m1 इक्वल टू m2, अगर डिफरेंट मास है देन डिफरेंट मास। तो यहाँ से हमारे पास सारे फार्मूलेस क्या होंगे, निकल गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसके लिए, रिजिड रोटर मॉडल के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स अगर रिजिड रोटर परफॉर्मेंस दे रहा है, रिजिड रोटर मोशन कर रहा है, देन उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।